नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित हिंदी की बहुचर्चित कहानी फैसला का अध्ययन करेंगे। फैसला यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की नायिका है वसुमती। वसुमती के माध्यम से लेखिका मैत्रेयी पुष्पा ने राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का स्थान, योगदान तथा इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के अधिकारों का हनन जैसी एक महत्वपूर्ण समस्या को चित्रित किया है। कहानी का आरंभ एक पत्र से होता है और यह पत्र कहानी की नायिका वसुमती अपने गुरुवर्य को लिखती है, जिसमें वह उन विभिन्न प्रसंगों का, उन घटनाओं का उल्लेख करती है जो उसके साथ घटित हुई है। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। आदरणीय मास्टर साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो या फिर न भी सुना हो, किंतु आज से 3 दिन बाद जब मेरा पत्र आपको मिलेगा तो आप शायद जान जाओगे कि चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि न जाने यह सब कुछ कैसे घटित हो गया। आज भी ठीक उस दिन की तरह मैं चकित रह गई जैसे अपनी जीत के दिन रही थी। कभी न सोचा था कि मैं प्रधान पद के लिए चुनी जा सकती हूँ, अर्थात वसुमती का चयन पंचायत के मुखिया के रूप में हुआ है। वह लिखती है, मुझे इतने वोट कैसे मिले? बाद में जब कारण समझ में आया तो मैंने सारी महिलाओं को एक ही स्नेहपूर्वक भाव से आह्लादित देखा। उनके मन में जो उमंगे तरंगे उमड़ रही थी, उसकी झलक उनके चेहरों पर भी दिखाई दे रही थी। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर मैंने अपनी बहनों का धन्यवाद देना चाहा, किंतु जब ये संभव नहीं हुआ तो मैं पथनवारे में जा पहुंची। पथनवारा एक ऐसा स्थान जहां पर महिलाएं अपना काम करने की दृष्टि से एकत्रित होती है। वह एक तरह से महिलाओं की बैठक थी। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती एक दूसरे को सुनाया करती। हमारे सुख दुखों की सर्वसाक्षी है यह जगह। वैसे अब मेरा सर्वसामान्य महिलाओं के बीच जाना, जाकर उनसे बात करना शोभनीय नहीं माना जाता, क्योंकि रणवीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों के समान अब तुम सिर पर डलिया या तसला धरे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आखिर तुम प्रधान की पत्नी हो। रणवीर, जो वसुमती का पति एवं गांव का पूर्व प्रधान है, वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ और कसावट आ गई। अर्थात जब रणवीर गांव के मुखिया बने, पंचायत के प्रधान बने, तब उनकी ओर से विभिन्न नियमों का, ऐसे कड़े नियमों का पालन मुझे करना पड़ा जो वे आदेश के स्वरूप में कहते थे। और तब मैंने उन सभी नियमों का पालन भी किया, किंतु जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई गुना ऊंची चढ़ गई। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी माने जाने लगे। अन्य गांवों की निगाहों में
हमारा गांव अधिक ऊंचा हो गया और मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत तले दबने लगी। अन्य महिलाओं से दूरी बनाना पति का आदेश था और उस आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मानना ही था, पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने मैं अपनी गांव की महिलाओं के बीच पहुंच ही जाती। रणवीर कहते थे, अभी तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है, परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान को बचाकर। ईश्वरिया, जो गांव की ही एक ऐसी अशिक्षित महिला है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, शोषण का विरोध करती है, वह बकरियों को हाँकती हुई उधर ही आ निकली थी। आप तो जानते ही होंगे, मैंने उसका जिक्र किया था कि वह कितनी निश्चल तथा मुखर है, अपनी बात को कितनी स्पष्टता से सभी के सम्मुख रखना जानती है। यह भी बताया था कि मैं और ईश्वरिया इस गांव में एक ही दिन ब्याह कर आए थे। जब तक मैंने घूंघट उलटकर गांव के रूखे पेड़ों, घर मकानों, गली मोहल्लों को निहारा ही था, तब तक ईश्वरिया ने हर द्वार और देहरी की पहचान कर ली थी। उसकी नज़र बड़ी ही तीक्ष्ण है, प्रत्येक व्यक्ति को उसने नाप जोख लिया था। शर्माना और सकुचाना उसके स्वभाव में नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम ईश्वरिया इस तरह लेती है जैसे कि वह उनकी पुरखिन हो। ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात को जात, इस प्रकार के सभी आडंबरों से वह सर्वथा मुक्त है। वह खड़ी खड़ी आवाज़ लगाने लगी, अरे ओ बसुमतिया, रणवीर की दुल्हन, ओ पिरमुखिनी। सब ईश्वरिया की आवाज़ सुनकर हंस पड़ी। बोली, वसुमती, लो आ गई सबकी अम्मा दादी, टेर रही है तुम्हें हुंकारा दो प्रधान जी। वह हाथ में पकड़ी हुई पतली संटी फटकारती बकरियों को पिछियाती हुई हमारे पास आ पहुंची और झमक कर बोली, प्रधान हो गई अब तो, चलो सुख हो गया। ईश्वरिया की इस बात पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। तब वह जोर से बोलने लगी, सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, अब बरोबरी का ज़माना आ गया है। अब ठठरी बंधे, मर्द माराकुटी करे या फिर गारी गरौज दे, पीहर से रुपया पैसा मंगवाए, क्या कहते हैं कि दाइजे के पीछे सतावे, तो बैन सुधी वाली जाना वसुमती के ढिग, और लिखवा देना कागज, करवा देना उन नठुओं को जेल। ईश्वरिया इस कहानी में एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो अशिक्षित होने के बाद भी अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है, जो शोषण का विरोध करती हुई दिखाई देती है। गांव की अन्य महिलाओं की तुलना में अतिशय तीक्ष्ण बुद्धि की ईश्वरिया सभी महिलाओं को कहती है कि अब तो हमारी वसुमती गांव की प्रधान बन चुकी है, इसीलिए अब यदि पुरुषों के द्वारा तुम्हें शोषित किया जाए तो तुम वसुमती के पास जाकर उनका विरोध कर सकती हो, उनके खिलाफ नोटिस भेज सकती हो और इस प्रकार से अपने शोषण का विरोध कर सकती हो। पुनः वसुमती को संबोधित करती हुई कहती है कि ओ वसुमतिया, तू रणवीरा की तरह अन्याय तो नहीं करेगी, कागज दाब तो नहीं लेगी। ईश्वरिया का यह कथन
उस भ्रष्ट व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिस व्यवस्था में सर्वसामान्य व्यक्ति की आवाज़ को कुचला जाता है। वसुमती से पहले रणवीर ही इस गांव के प्रमुख थे, इसीलिए अब इसूरिया वसुमती से प्रश्न करती है कि तू अपने पति की तरह सर्वसामान्य जनता पर अन्याय तो नहीं करेगी, उनके द्वारा दिया गया कागज दबा तो नहीं लेगी। सलीगा ने हमारे हाथ पांव तोड़े तो हमने लीलो के लड़का से तुरंत कागज लिखवाया था कि सरकार दरबार हमारी गुहार सुने। आगे कहती है कि पति द्वारा पीटे जाने पर मैंने उसके विरोध में पंचायत में जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके एवज में मैं चाहती थी कि मुझे न्याय मिले। रणवीर को हमने खुद पकड़ाया था जाकर। इस शिकायत को एक कागज़ पर लिखकर हमने खुद गांव के प्रधान, पंचायत के प्रधान रणवीर को दिया था, किंतु उन दिनों सलीगा हल कांपने लगा था। हाथ तो क्या, उल्टी सीधी जुबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना ने कागज दाब लिया और सलीगा शेर बन के चढ़ा आया छाती पर। अर्थात इस पुरुष प्रधान समाज के पुरुष मुखिया ने एक पुरुष का ही साथ दिया और जो प्रार्थना, जो अर्जी मैंने एक प्रमुख के नाते रणवीर को सौंपी थी, पता नहीं वह अर्जी कहाँ पर दब गई। उस पर कोई भी कार्यवाही रणवीर के द्वारा नहीं की गई। उल्टे सलीगा ही अधिक अन्याय एवं अत्याचार करने लगा। बोला, जेहल करा रही थी हमारी हत्यारी, हमने भी सोच ली है कि चाहे 2 बकरियां बेचनी पड़े, पर तेरे कागज की तो मैं ऐसी तैसी कर रहूँगा। और इस प्रसंग को वसुमती तथा सभी महिलाओं के सामने सुनाकर अपने हाथ की लकड़ी को फेंककर इसूरिया ने अपनी बाहें फैला दी और अपने शरीर पर लगी उन गहरी खरोचों और घावों को अपनी सखियों को दिखाने लगी जो उसके पति द्वारा उसे दी गई थी। इसूरिया के शरीर के घावों को देखकर सखियों के चेहरे पर एक उदासी छा गई और इस विषय में वसुमती अपने मास्टर साहब से कहती है कि खिलते चेहरों पर जैसे पाला पड़ गया। हंसी और दिल लगी जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, इसूरिया के शरीर के इन निशानों को देखकर, उसके पति द्वारा किए गए इस अत्याचार को देखकर मानो सभी सिहर कर रह गई। इस बीच गोपी ने हंसने का उपक्रम किया, मुस्कुराने का अभिनय करती हुई बोली, क्या बक रही है तू? कोई सुन लेगा तो कह देगा प्रमुख जी से। अर्थात तू रणवीर के विरोध में जो कुछ कह रही है, यदि किसी ने सुन लिया तो रणवीर को जाकर कह देगा। तब इसूरिया बड़ी ही निर्भीकता से बोली कि सुन ले, सुनाने के लिए ही तो कह रहे हैं हम। रणवीर एक दिन चाखी पीसेगा, रोटी थापेगा और हमारी वसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। और वसुमती से सहमति लेती हुई कहती है ना वसुमती? साची कहना, तू 11 क्लास पढ़ी है ना और रणवीर है 9 फेल, तो बताओ कौन होशियार हुआ? अर्थात वसुमती को अपनी प्रतिनिधि के रूप में पाकर इसूरिया बहुत खुश है। एक योग्य व्यक्ति को योग्य पद देने जाने पर वह अपने आनंद को अभिव्यक्त कर रही है। कहती है कि अब वे दिन गए जहाँ पर महिला को गूंगी बहरी छिरिया बकरिया की नाई समझा जाता था, किंतु अब तो बरोबरी का ज़माना ठहरा। प्रधान बन गई ना वसुमती,
इंदिरा गांधी का राज है, बोलो इंदिरा गांधी की जय। और उस ज़माने की बात कर रही है जहाँ पर महिलाओं के साथ जानवर की तरह सलूक किया जाता था, किंतु अब तो ज़माना बदल गया है। अब तो वसुमती जैसी महिला जो प्रधान बनने के योग्य है वह प्रधान भी बन गई है। इसीलिए अब महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। इस बात की अभिव्यक्ति ईश्वरिया करती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वरिया की इन बातों को सुनकर गोपी उसे डांटने लगी। सिर्रिन, इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी, यह तो राजीव गांधी का राज है। चलो तो भी क्या हुआ, मतारी बेटा में कोई भेद होता है सो एक ही बात ठहरी। इस बात को कहकर पुनः अपनी बात का खंडन करते हुए ईश्वरिया ने गोपी को टोक दिया। आगे वह कहती है, क्यों जी, झल्लूस कब निकलेगा, उसे सहसा याद हो पड़ा। अब ईश्वरिया चाहती है कि जिस प्रकार से कोई पुरुष विजेता होता है तो उसके आनंद में गांव भर में जुलूस निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब वसुमती एक ऐसी पहली महिला है जो गांव की पंचायत के प्रधान पद के लिए चुन ली गई है, तो उसके एवज में जुलूस कब निकाला जाएगा, इस बात का उल्लेख भी ईश्वरिया इन सभी महिलाओं के तथा वसुमती के सामने कर रही है। कहा जा सकता है कि पत्रात्मक शैली में लिखी गई इस महत्वपूर्ण कहानी पर वसुमती की चिट्ठी नाम से एक टेलीफिल्म भी बनी है। साथ ही पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री के अधिकारों का हनन इस कहानी की मूल संवेदना है। इस मूल संवेदना का, इसके कथ्य का और भी अधिक विस्तार से अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।